जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। धन की इच्छा आज के जमाने में किसको नहीं है। हर एक इंसान धन कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लग्जरीज अपने लाइफ में पाना चाहता है, लेकिन कई लोगों को बहुत आसानी से ये चीजें मिल जाती है और कई लोगों को इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये जो चीज है ये आप अपनी कुंडली से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दो मेन हाउसेस होते हैं, जो एक इनकम को दिखाता है और दूसरा धन संचय को दिखाता है। किस तरीके से इनकम होगी, क्या ज्यादा से ज्यादा आप कमा सकते हैं, वो आपको 11th हाउस से देखने को मिलता है। लेकिन जो अमीरी होती है, ठीक है ना, आज की डेट में आप 50 लाख रुपए भी कमा लें, लेकिन अगर 60 लाख रुपए आपके खर्चा हो रहे हैं तो आप अमीर थोड़ी बन जाओगे। तो कई लोगों को यही दिक्कत होती है कि वो सिर्फ इनकम के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। इनकम किस तरीके से बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन किस तरीके से हो जाए, मेरा बिजनेस किस तरीके से बढ़ जाए, और इसी वजह से वो ट्रू वेल्थ नहीं पा सकते। अंतर होता है दोनों चीजों में। आप अपने पैसे को अगर जोड़ पा रहे हैं, आप उससे एसेट्स खरीद पा रहे हैं, एक अच्छा घर खरीद पा रहे हैं, अच्छी गाड़ी खरीद पा रहे हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल बना पा रहे हैं, तो आपको अमीर कहा जाता है। अदरवाइज अगर आप कितनी भी इनकम कमा लें, लेकिन अगर आपका उससे ज्यादा एक्सपेंस होता चला जा रहा है, तो उस इनकम का कोई फायदा नहीं होता। और आपकी कुंडली में जो ये धन का संचय करने वाला हाउस होता है, अमीर बनाने वाला हाउस होता है, ये होता है आपकी कुंडली का सेकंड हाउस। आपकी कुंडली का सेकंड हाउस ये डिसाइड करता है कि आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाओगे, कितना पैसा जोड़ पाओगे, कितने अमीर बन पाओगे। सेकंड हाउस जो होता है, अब हर एक एपिसोड में मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, ताकि अगर कोई पहली बार भी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए ये चीज इजी हो जाए। आपकी कुंडली, आज की डेट में बहुत सारे फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर हैं। आप सर्च करो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, आपके सामने एक कुंडली खुल जाए। अब जो ये कुंडली है, इसमें ये होता है फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये हाउसेस के नंबर हैं, ठीक है ना। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सबके लिए 4th हाउस यही रहेगा, 3rd हाउस यही रहेगा, 10th हाउस यही रहेगा, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो कि भाई आपकी कुंडली में यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो हाउस के नंबर नहीं है, वो राशियों के नंबर हैं, ठीक है ना। यहां पे जो भी नंबर लिखा हुआ हो, 7 लिखा हुआ हो, 9 लिखा हुआ हो, 11 लिखा हुआ हो, वो राशि का नंबर है, ठीक है ना। हाउस हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, हाउस हमेशा सेकंड ही रहेगा, ये 4th रहेगा, ये 6th रहेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि आपकी कुंडली में यहां पे कुछ भी नंबर लिखा हुआ, सारी चीजें जो हैं इनको क्लियर कर देने के लिए मैं ये सब हटा देता हूं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी कुंडली में इस जगह पे क्या नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये है आपकी कुंडली का सेकंड हाउस, ठीक है ना। यहां पे जो भी नंबर लिखा होगा उतने नंबर की राशि वहां पे बैठी हुई है। अब जो भी राशि है उनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये भी कभी नहीं बदलता, इसीलिए कुंडली में कभी भी राशि नहीं लिखी जाती, राशि का नंबर लिखा जाता है। तो सेकंड नंबर हाउस ये है, ये तो आपको पता चल गया। अब यहां पे कौन सी राशि लिखी हुई है आपको बस ये देख लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए यहां पे 3 नंबर लिखा होता है आपकी कुंडली में, ठीक है ना, तो इसके मालिक हो गई मिथुन राशि, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि मिथुन राशि के स्वामी यानी कि बुध आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। जो चार्ट मैंने लगाया था, फिर से एक बार लगा देता हूं, इसमें आपको ये देखने से पता चल जाएगा कि कितने नंबर पे कौन सी राशि होती है और उस राशि के स्वामी कौन होते हैं। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है उसके राशि स्वामी आपकी कुंडली के किस हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सेकंड हाउस की राशि के राशि स्वामी जिस हाउस में बैठे होंगे, आपकी जिंदगी में धन उसी हिसाब से आएगा, और उसे मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में जो सेकंड हाउस है, इसके मालिक आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए। मतलब ये है जो मालिक, अब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है इसलिए मैं यहाँ नंबर नहीं लिख रहा हूं, इसके मालिक आके यहां बैठ गए, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस होता है आपका खुद का हाउस, पर्सनैलिटी का हाउस, आपका क्या व्यक्तित्व है, आप खुद जो मतलब इसे लग्न भी कहा जाता है, अपने आप को डिफाइन करता है। ये किस तरीके से आप दिखेंगे, किस तरीके से व्यवहार करेंगे, क्या आपकी जनरल पर्सनैलिटी होगी। तो अगर आपके धन संचय के हाउस के मालिक, पैसे के हाउस के मालिक जो हैं वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाते हैं, तो आपका पैसा जुड़ गया अब आपकी पर्सनैलिटी से।
आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप फ्रंट पे नहीं आते, जिसमें आप अपनी व्यक्तित्व के साथ में काम नहीं करते, कहने का क्या मतलब हुआ, जरूरी नहीं कि आप नेता बन जाओ, जरूरी नहीं कि आप अभिनेता बन जाओ, ऐसी किसी जगह पे जाओ जहां पे आपका फेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी ऑफिस में काम करते हो, लेकिन उस ऑफिस में भी आपकी जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैकएंड में काम कर रहे हो, आप पीछे से छुप छुप के सारी प्रेजेंटेशन बना दे रहे हो और उसको प्रेजेंट कोई और कर रहा है। प्रेजेंटेशन जो है वो चाहे कोई और बनाए, प्रेजेंट आपको ही करना है। जब तक आप फ्रंट में रहोगे, अपनी पर्सनैलिटी लोगों को दिखाओगे, अपने आप को दूसरों के सामने लेके आओगे, तब आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाने का ऑप्शन मिलेगा, सबसे ज्यादा पैसा बचाने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हो, किसी ऐसी जगह पे काम करते हो जहां पे आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखना है, ठीक है ना, आपको सिर्फ अकाउंट्स का काम देखना है, आपको सिर्फ बैकएंड पे रह के काम करना है, तो आपको जिंदगी में उतना धन संचय नहीं हो पाएगा। आपकी जो डिजायर्स हैं, आपके लाइफ में जो सपने हैं, गाड़ी घर यही सबको चाहिए होता है, वो चीजें आपको उतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगी। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आप फोर फ्रंट पे आके, सामने आके अपने व्यक्तित्व के हिसाब से कुछ करके दिखाते हैं, तो आपको वहां पे ज्यादा सफलता मिलेगी। जनरली अगर कहा जाए, फर्स्ट हाउस वाले सेकंड हाउस के मालिक जब फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो ये लोग अपनी लाइफ में अच्छा धन कमाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू अपनी लाइफ में अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा कर ही लेते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर आपके सेकंड हाउस के मालिक सेकंड हाउस में आके बैठ जाएं, क्या मतलब हुआ, सेकंड हाउस के मालिक हैं ये इसी में आके बैठ गए। अब मालिक देखना मैंने बता दिया कि किस तरीके से देखा जाता है, राशि देखनी है, राशि के स्वामी देखने, वो स्वामी कहां बैठे हैं वो देखना है। तो अगर सेकंड हाउस में जो राशि है उसके स्वामी सेकंड हाउस में ही आके बैठ जाए, ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। किसी भी हाउस में अगर उस हाउस के स्वामी ही आके बैठ जाए तो वो उस हाउस को हमेशा अच्छा फल देते हैं, उसके लिए कभी बुरा नहीं करते। अब भाई आप अगर अपने घर में बैठे हो तो खुद के घर में आग नहीं लगाओगे ना, आप अपना घर तो हमेशा बचा के रखोगे, पड़ोसी के घर में चाहे एक बार को आग लगा दो, अपना घर तो नहीं जलाओगे, यही चीज होती है। अगर किसी भी हाउस का स्वामी उसी हाउस में आके बैठ जाए तो ये उस हाउस का भला करता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्पेशली फैमिली से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें ये आराम से पूरा कर लेते हैं। इनको बस एक चीज का ध्यान देना होता है कि ये वाणी से रिलेटेड कोई काम करें, फैमिली से रिलेटेड कोई काम करें, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का हाउस होता है, वाणी का हाउस होता है। अगर ये किसी ऐसे फील्ड में जाते हैं जिसमें जैसे कोई फैमिली बिजनेस है, ठीक है ना, फैमिली बिजनेस में जुड़ के ये काम कर रहे हैं, अपने भाई बहनों के साथ में काम कर रहे हैं, माता पिता के साथ में काम कर रहे हैं, फैमिली से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन देने वाला ये चीज होता है। वहीं अगर ये अपने घर वालों से लड़के रहते हैं, कड़वी जबान यूज करते हैं, दूसरों को हमेशा दुत्कारते रहते हैं, तो सेकंड हाउस में होने के बावजूद भी इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, सेकंड हाउस के मालिक सेकंड हाउस में रह के बहुत फायदा करा सकते हैं, बस अपनी वाणी सुधार लीजिए, अपने घर वालों के साथ मिलकर काम कीजिए। अब इसका यह मतलब हो गया कि भैया अगर मान लीजिए किसी का फैमिली बिजनेस ना हो तो अरे तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें फैमिली वालों को जोड़ लीजिए, अपनी माताजी के नाम से बिजनेस खोल लीजिए, पिताजी के नाम से बिजनेस खोल लीजिए, अपनी वाइफ के साथ मिलकर काम कर लीजिए, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर काम कर लीजिए, तो भी वो चीज हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपके सेकंड हाउस के मालिक थर्ड हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होगा। सेकंड हाउस के मालिक थर्ड हाउस में बैठने का मतलब हुआ कि यहाँ के जो मालिक हैं ये उठ के यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। अब थर्ड हाउस जो होता है ना, ये मेहनत का हाउस होता है, परिश्रम का हाउस होता है, सिबलिंग्स का हाउस भी इसको कहा जाता है, यंगर सिबलिंग्स जो आपके होते हैं उनका हाउस इसको कहा जाता है। तो अब ये जो पोजीशन होती है ये उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे इंसान को ना बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता। ऐसा इंसान अगर ये सोच रहा है कि इसको जैसे मैंने सेकंड हाउस में कहा था कि भाई बहनों के साथ मिलकर काम कर लो या फिर पैतृक कोई काम कर लो, ऐसा काम कर लो फायदा मिल जाएगा। फर्स्ट हाउस में कहा था कि पर्सनैलिटी के साथ में कोई काम कर लो अच्छा हो जाएगा। थर्ड हाउस में अगर आपके सेकंड हाउस के मालिक बैठे हुए हैं तो आपको बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो भी उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके भाइयों ने कुछ किया, बहनों ने कुछ किया, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। उनके साथ बिजनेस करके फायदा मिलेगा लेकिन उनके कर्म का फायदा उन्हें मिलेगा। आपको अगर फायदा चाहिए तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पानी पीना तो खुद गड्ढा खोदना पड़ेगा। ऐसे लोग जो होते हैं इनको हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज कही जाती है कि क्विक मनी के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है ना, कि यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है अब मेरे को ये ब्याज पे पैसा मिलता रहेगा, नहीं होने वाला, ठीक है ना। ऐसी चीजों के चक्कर में अगर आप पड़ोगे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो आप पानी पीना चाहते हो उसके लिए गड्ढा खुद ही खोदना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कुआं आपने खुद खोदा उसी का पानी पी पाओगे। आपको अगर ये लग रहा है कि मुझे कहीं से पैसा मिल जाएगा, आसमान से गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, ठीक है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस शेयर में पैसा लगा दिया है, ये फ्यूचर में मुझे बहुत पैसा दे देगा, मैंने इस बॉन्ड में पैसा लगा दिया है, फ्यूचर में बहुत पैसा दे देगा, नहीं देने वाला।
आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाओगे। अब मैं इसे नेगेटिव सेंस में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इशारों में ही समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर किसी बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो, किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पैसा आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, आपको अगर यूज करना है तो जो पैसा आप कमा रहे हो, अभी मेहनत कर रहे हो, वही यूज कर लो, उससे पैसा यूटिलाइज कर लो, वो आपके लिए अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके सेकंड हाउस के जो मालिक हैं वो फोर्थ हाउस में आके बैठ जाएंगे तो क्या होगा, मतलब यहां के मालिक उठ के यहां पे आ गए। अब फोर्थ हाउस होता है माता का हाउस, ठीक है ना, इसे भूमि भवन वाहन का हाउस भी कहा जाता है। तो ये लोग जो हैं, इन्हें माता के थ्रू धन की प्राप्ति हो, ये देखने को मिल सकता है। माता जी इनके नाम पे संपत्ति कर दें, ठीक है। अगर माता जी इनके नाम पे संपत्ति नहीं कर रही है तो ये अगर कोई धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपनी माता जी के नाम पे करें, इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। माता से इनको हमेशा फायदा ही मिलता है। अगर माता के हाथों से ये पैसा लेते हैं, उनके थ्रू कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, इनके लिए हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि ये भूमि भवन वाहन का भी हाउस कहा जाता है। तो गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम अगर ये करते हैं, जमीन से रिलेटेड अगर ये कोई काम करते हैं, वाहन से रिलेटेड कोई काम ये करते हैं, मतलब भूमि भवन वाहन का कोई भी अगर ये काम करते हैं, जमीन मतलब जमीन खरीदने बेचने का काम कर लिया, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लिया, गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम कर लिया, तो इनके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा होता है। अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पैसा बचा भी सकते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। अब हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि भैया 15 लाख 20 लाख का गाड़ियों का खरीदने का बेचने का धंधा कर लें, या फिर जमीनें खरीदने बेचने का काम कर लें। हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता। तो आप ऐसी किसी कंपनी में काम कीजिए, गाड़ियों को बनाने वाली बेचने वाली कंपनी में काम कर लीजिए, रियल एस्टेट की किसी कंपनी में काम कर लीजिए। मतलब समझ रहे हो ना, आप फील्ड वो होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मालिक ही बन के काम कर रहे हो, वहां पे अच्छे से काम करते हो, ग्रहों का साथ मिलता है, मालिक बन जाओगे कल की डेट में। लेकिन अगर आज की डेट में पैसे नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप अपना एक शोरूम ही खोलो, शोरूम में काम करना चालू कर दो। मैं खुद अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे और आज रेस्टोरेंट के मालिक बन के बैठे हुए हैं। किसी एक जगह पे काम करते थे और आज खुद का बिजनेस उन्होंने खोल लिया है। तो शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो ऐसी किसी जगह पे करो, आगे आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि अगर आपके धन स्थान के मालिक फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होता है, ठीक है ना। यानी यहां के मालिक उठ के यहां आ गए। फिफ्थ हाउस जो होता है ना, ये अच्छा माना जाता है, त्रिकोण का हाउस है ये। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जो होते हैं उनका हाउस होता है ये। इनके लिए ये क्योंकि बच्चों का भी हाउस होता है, तो इनसे ज्यादा अमीर या इनसे ज्यादा पैसा कमाने वाले इनके बच्चे होते हैं, ठीक है ना। इनके बच्चे इनसे कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में भी अगर कहा जाए तो पैसे की ऐसी कोई बहुत ज्यादा तंगी नहीं होती। शुरुआती लाइफ में अगर कहा जाए, बचपन में थोड़ी पैसे के इश्यूज कभी कभी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि त्रिकोण का हाउस है, अच्छा हाउस है, तो अगर सेकंड हाउस के मालिक वहां पे जाके बैठे हैं तो अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी नहीं करेंगे, पैसा आप अच्छे से कमाओगे। बच्चों से रिलेटेड किसी फील्ड में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी चीज पे अगर आप वर्क करते हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। टोटल अगर कहा जाए तो सेकंड हाउस के मालिक फिफ्थ हाउस में बैठ के अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। त्रिकोण का हाउस है, आपके लिए लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी नहीं करते। बात की जाए सेकंड हाउस के मालिक अगर सिक्स्थ हाउस में आके बैठ जाए, तो भैया सिक्स्थ हाउस जो होता है ये होता है रोग रिपु ऋण का हाउस, ठीक है ना। यहाँ के मालिक आके अगर यहाँ बैठ गए तो आपका पैसा रोग में, रिपु में, ऋण में, यानी कि बीमारियों में खर्चा हो, ठीक है ना, दुश्मनों के ऊपर खर्चा हो जाए, किसी तरीके के कर्जे में आपका पैसा चला जाए, ये देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। इसे बहुत अच्छी पोजीशन नहीं माना जाता, ठीक है ना। त्रिशडाया हाउसेज ये होते हैं। इसमें अगर आपका सेकंड हाउस का मालिक आके बैठा हुआ है तो पैसे से रिलेटेड तंगी आपको लाइफ में देखने को मिल सकती है। किसी न किसी तरह से स्ट्रगल पैसे का बना रहे, आपने कोई पैसा कमाया, उसको आपको बीमारी के ऊपर वो खर्चा हो जा रहा है। कोई भी आप पैसा कमा रहे हो, आपको वो कर्जे में देना पड़ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है लाइफ में, दुश्मनों की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ जा रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, दुश्मन ने वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, नौकरी में कोई प्रमोशन होना था, वो कोई और लेके चला गया। ये चीजें जनरली आपको लाइफ में देखने को मिलती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आपका ये रहेगा कि जो भी सेकंड हाउस के आपके मालिक हैं उसका रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लेते हो तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। सेकंड हाउस के मालिक का रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब रुद्राक्ष के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सावन में, जिसमें मैं अच्छे से रुद्राक्ष कैसे पहनते हैं, किसके लिए कौन सा है, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप नॉर्मल सर्च करके देख लीजिएगा कि आपके सेकंड हाउस के मालिक का रुद्राक्ष कौन सा है। वो अगर आप विधि पूर्वक शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ की है पैसे से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में थोड़ी लग्जरी इकट्ठी कर लोगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है तो आप अंबानी वाले सपने देखोगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हाँ, एक अच्छी लाइफ,
अच्छा घर, संसार सब आप अगर देखना चाहो सिर्फ सेकंड हाउस के मालिक के 6th हाउस में होने पे, तो वो आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर मान लीजिए आपके सेकंड हाउस के मालिक 7th हाउस में बैठे हो तो क्या होगा। अब 7th हाउस जो होता है ये होता है आपके स्पाउस का हाउस, ठीक है ना, आपकी वाइफ का, आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड का हाउस कहा जाता है 7th हाउस को। तो आपकी लाइफ में जो पैसा आता है वो मोस्टली आपके स्पाउस की वजह से आता है, ठीक है ना। शादी के बाद ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें लाइफ में खास तरक्की देखने को मिलती है। शादी के बाद ये लोग कोई अच्छा घर बना सकें, गाड़ी खरीद लें, इनका लाइफस्टाइल जो होता है वो शादी के बाद बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। शादी से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके लिए प्रॉब्लम बनी रहती है, बिजनेस का भी ये हाउस होता है। अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं किसी भी तरीके का, जॉब कर रहे हो, आपके अभी बिजनेस का कैपिटल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहो, ठीक है ना। किसी ना किसी तरीके से छोटा मोटा कोई बिजनेस करते रहो, अपने दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ किसी बिजनेस में थोड़ा पैसा लगा दो, या फिर छोटा मोटा भी कोई बिजनेस अगर आप चालू कर देते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सेकंड हाउस के धन स्थान के मालिक अगर आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, शादी के बाद आपको हो सकता है कि शादी ही किसी ऐसे घर में हो जहां पे आपके जो स्पाउस है वो बहुत संपन्न हो, आपका पति बहुत अमीर घर से हो, पत्नी बहुत अमीर घर से हो, यह देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में बिजनेस अगर आप करते हो, किसी भी चीज का अगर आप करते हो थोड़ा सोच समझ के ऑब्वियसली, तो आपके लिए काफी अच्छा रहता है। सेकंड हाउस के मालिक की 7th हाउस में पोजीशन अच्छी ही मानी जाती है, प्रोवाइडेड पीड़ित ना हो, ठीक है ना। अब ये चीज मैं हर एक के लिए कहूंगा 7th हाउस में, क्योंकि ज्यादातर परेशानियां मेरे सामने आती हैं, तो मैंने यहाँ पे ये चीज स्पेशली बोली। लेकिन जो भी अच्छी बातें मैं बोल रहा हूं ना, उनके बारे में एक चीज ध्यान रखना, सेकंड हाउस के मालिक अगर किसी भी हाउस में जाके पीड़ित हो जाते हैं, बुरे ग्रहों के साथ में बैठे हैं, बुरे ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, या फिर वो किसी भी परेशानी वाली सिचुएशन में आ गए हैं, तो उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ रुद्राक्ष का उपाय बता रहा हूं। अगर जो मैंने अच्छे उपाय आपको बताए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको बताए हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने सेकंड हाउस के मालिक का रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। 7th हाउस के बारे में यहाँ पे बात खत्म होती है। अब आगे मैं बताता हूं कि 8th हाउस में क्या होगा। अगर मान लीजिए आपके सेकंड हाउस के मालिक 8th हाउस में आके बैठ गए, मतलब यहाँ के मालिक आके यहाँ पे बैठ गए, तो भैया ये जो हाउस होता है ये होता ही है सडन इवेंट्स का हाउस, मृत्यु का हाउस कहा जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस कहा जाता है 8th हाउस को। इसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना। अगर सेकंड हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा हुआ है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी अचानक घटनाएं होंगी। एकदम से आपको पैतृक संपत्ति मिल गई, एकदम से कहीं से पैसा आ गया, एकदम से आप कहीं पैसा जीत गए, और एकदम से ये पैसा चला गया। बहुत सारा पैसा एकदम से आपने कहीं से कमाया था, वो पता नहीं कहां ही चला गया, बीमारी में चला गया, किसी जगह खो गया, लूटपाट में चला गया, किसी गलत जगह पे उसका नुकसान हो गया, ये देखने को मिलता है। इनके लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो तो यही होती है, अपने पास लिक्विड कैश तो रखो ही मत, ठीक है ना। आपके पास में कभी भी कोई पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा होगा कि किसी को दे दो, ठीक है ना। अपने पिताजी के पास रखवा दो, माताजी के पास रखवा दो, स्पाउस के पास रखवा दो, भाई के पास, बहन के पास रखवा दो। अगर आपको भरोसा नहीं है कि भाई मैं किसी और के पास नहीं रखवाना चाहता, FD करा दो, ठीक है ना। सोना चांदी खरीद लो, कहीं कहीं इन्वेस्ट कर दो, अपने पास से दूर हटा दो, ठीक है ना। अपने पास अगर आप पैसा रखोगे तो आपके लिए परेशानियों का कारण बना रहेगा, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस की पोजीशन 8th हाउस में बहुत अच्छी नहीं होती है। सेकंड हाउस के मालिक 8th हाउस में अगर हैं, अगेन रुद्राक्ष वाला मैंने जो कहा था, आप अगर अपने सेकंड हाउस के मालिक का रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके लिए जो सडन इवेंट्स हैं, सडन घटनाएं हैं, उनमें आपको आराम जरूर मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके सेकंड हाउस के मालिक 9th हाउस में बैठे हुए हो तो क्या होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगला हाउस मतलब ये आ गया हमारा 9th हाउस। 9th हाउस होता है पिता का हाउस, भाग्य का हाउस, अगेन त्रिकोण का हाउस है ये। आपको आपके पिताजी के थ्रू बहुत फायदा मिलता है, आपके गुरुओं के थ्रू बहुत फायदा मिलता है, लक का साथ मिलता है आपको पैसा कमाने में। आप किसी भी तरीके का कोई भी अगर काम करना चाह रहे हैं, हमेशा अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके शुरू कीजिए, हमेशा अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेके शुरू कीजिए। आप अगर अपने बड़ों का, अगर पिता तुल्य, मान लीजिए भगवान न करे पिता नहीं है आपके, तो आप पिता तुल्य जो इनको समझते हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, जो आपके गुरु हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। और जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानवान हूं, मुझे ही सब कुछ आता है, तो भैया आप जिंदगी में कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। किसी न किसी को आपको अपना गुरु मानना पड़ेगा। वो आपके बिजनेस के गुरु हो सकते हैं, आपके जॉब में आपके सीनियर हो सकते हैं, या फिर कोई धर्म गुरु हो सकते हैं। आप हमेशा आशीर्वाद लेके, अगर गुरुओं की सेवा करके, धार्मिक होके, धार्मिक स्थलों के दर्शन करके कोई भी काम अपनी लाइफ में अगर आप करोगे तो आपके लिए वो फ्रूटफुल ही रहता है, आपके लिए वो अच्छे रिजल्ट ही लेके आता है। 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। सेकंड हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, भाग्य का साथ मिलेगा, आपको हर तरह से लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसे बुरी पोजीशन नहीं कहा जाएगा, अच्छी पोजीशन है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपके सेकंड हाउस के मालिक 10th हाउस में आकर बैठ जाए तो क्या होगा। अब 10th हाउस जो होता है ये होता है रेपुटेशन का, ठीक है ना, आपकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है उसका, कर्म का भी हाउस इसको माना जाता है। तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको धन लाभ मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पे आपका नाम हो, ब्रांड बने, इमेज बने, वो आपके लिए फायदेमंद होती है। आप अगेन जैसा फर्स्ट हाउस के बारे में मैंने बोला था कि आप नेता बन जाएं, ठीक है ना, आपकी फेस वैल्यू है, आप अभिनेता बन जाएं, आपकी फेस वैल्यू है। आज की डेट में तो सबसे ज्यादा सिंपल है भैया, सोशल मीडिया पे आके आपने काम करना चालू कर दिया, वहां पे कोई आप ऐसा चैनल चालू कर रहे हो जिसमें आप अपना फेस दिखा रहे हो, आप अपने फेस वैल्यू के बेस पे काम कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप धार्मिक चीजों में इन्वेस्ट करो, आप चैरिटेबल चीजों में इन्वेस्ट करो, किसी में भी करो, इमेज आप समाज में अपनी जितनी ज्यादा अच्छी बना के रखोगे उतना ही आपको धन का लाभ मिलेगा। अब जरूरी नहीं है, हर एक इंसान स्क्रीन के सामने नहीं आना चाहता, हर एक इंसान यूट्यूबर नहीं बनना चाहता, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहता। तो ऐसा इंसान लोकल जो उनका कॉलोनी है, जो उनका आसपास का इलाका है, वहां पे उनके भलाई के लिए कुछ करता रहे। एक इमेज होती है ना इंसान की कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है ना, लोगों की भलाई करता है, जानवरों के साथ में प्रेम करता है, बच्चों के साथ में अच्छे से बात करता है, बड़ों का रिस्पेक्ट करता है। इमेज आपकी जितनी ज्यादा अच्छी बनी रहेगी, आपकी जिंदगी में धन उतना ही अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप अपनी इमेज खराब करा लेते हो कि इससे तो सीधे मुंह बात नहीं करता, ये तो चलते हुए भी जानवरों को पत्थर मारता रहता है, ये तो बच्चों को जबरदस्ती हड़काता रहता है, तो आपके लिए धन का नुकसान होएगा, ठीक है ना। पोजीशन बहुत अच्छी है, सेकंड हाउस का मालिक 10th हाउस में आपको आपके बहुत अच्छे भूमि भवन वाहन सारी चीजों के सुख दिलवाता है। बस आपको अपनी इमेज अच्छी बना के रखनी है। इमेज खराब करोगे, अपने ऐसी कोई हरकतें करोगे कि लोग आपको बुरा माने, तो आपके लिए परेशानियां खड़ी जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11th हाउस की। अगर मान लीजिए आपके सेकंड हाउस के मालिक जो हैं वो आके बैठ जाते हैं 11th हाउस में, मतलब यहां के मालिक आके बैठ गए यहां पे। 11th हाउस ही होता है इच्छा पूर्ति का हाउस। मैंने शुरू में भी ये कहा था 11th हाउस होता है इनकम का हाउस। तो अगर आपके सेकंड हाउस के मालिक 11th हाउस में आके बैठे हुए हैं, भाई साहब बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है ना। आप मजे करने के लिए ही आए हो, पैसा कमाओ उड़ाओ, आपके लिए यही एक अच्छा रूल है। आप अगर कंजूस बनोगे, आप अगर पैसे बचाने की कोशिश करोगे, आप ये कहोगे कि मैं 2 रुपए बचा लूं इस चीज में, मैं कम चीज में सरवाइव कर लूं, उतनी ही चीज में रह जाओगे, ठीक है ना। आप अगर अच्छे मन से, खुले दिल से खर्चा करते हो, अच्छे तरीके से काम करते हो, आपकी लाइफ में लग्जरी उतनी ही बढ़ेगी। धन का हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति के हाउस से ही जुड़ा हुआ है। भैया इच्छाएं करो ना पूरी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली होती है कि जब भी मैं किसी को ये कहता हूँ खुल के खर्चा करो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि घर के बर्तन बेच दो और ऐश करने चले जाओ। इसके कहने का ये मतलब होता है कि अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो उसमें से जो आपका मन कर रहा है 10,000, 20,000, 30,000 बचा लो, लेकिन उसके बाद बचे हुए पैसे से एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं होता कि घर पे आप सिर्फ आटा दाल रोटी लेके आ गए, जरूरतें पूरी कर ली, रिचार्ज करा लिया, नहीं। घूमने के लिए बाहर चाहिए। आपको कोई फोन पसंद आ रहा है, खरीद लीजिए। आपको कोई सामान समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, खरीद लीजिए। इच्छाओं को मत मारिए, ठीक है ना। आप अपनी इच्छाओं को जितने अच्छे से पूरा करते रहेंगे, आपको लाइफ में उतनी ही सफलताएं मिलती रहेंगी। अच्छी पोजीशन मानी जाती है। कंजूस मत बनिए। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, लाइफ में अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाता है लास्ट हाउस। अगर आपके सेकंड हाउस के मालिक 12th हाउस में आके बैठ जाते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा, मतलब यहां के मालिक आके बैठ गए यहां पे, ठीक है ना। भैया ये अगेन 12th हाउस जो होता है खर्चे का हाउस होता है, हॉस्पिटल का हाउस होता है, ठीक है ना, परेशानियों का ही हाउस इसको कहा जाता है, मोक्ष का भी हाउस कहा जाता है। लेकिन अभी क्योंकि हम धन की बात कर रहे हैं, सांसारिक चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये खर्चे का हाउस है, ठीक है ना। पैसा जितना आएगा अगले दिन खर्चा हो जाएगा। 8th हाउस में मैंने बताया था ना, अचानक से घटनाएं होंगी, उसमें हो जाएगा। यहां नहीं होंगी अचानक से घटनाएं, यहां पे रेगुलरली ऐसी कोई इशू बनी रहेगी कि आपके पास पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अपने अकाउंट में कभी पैसा मत रखिए, ठीक है ना। इनके लिए तो खास तौर पे ये चीज है। आप अपना पैसा अगर लिक्विड मनी अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, सोचेंगे मैंने 50 लाख रुपए कमा लिए, मैं 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में भर के रखूं, नहीं बचेगा। 50 लाख छोड़ दो, 500 रुपए भी अगर रख रहे हो ना अकाउंट में, किसी न किसी जगह खर्चा हो ही जाएगा। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसे एफडी में लगा दो, उसे शेयर मार्केट में लगा दो, उसे सोने में लगा दो, चांदी में लगा दो। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि कहां लगाना अच्छा है, वो आपको देखना है, ठीक है ना। अभी शेयर मार्केट अच्छा है कि सोने में लगाना अच्छा है कि चांदी में लगाना अच्छा है कि एफडी अच्छी है, क्या करना है वो आपके ऊपर है। वो सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि इस जगह लगाओ, मैं सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं, अपने पास मत रखो।
लिक्विड मनी अगर आप अपने पास में रखते हो तो वो आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगी ही करेगी। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि लिक्विड कैश आपके सामने आपके साथ पास में बहुत समय तक रहे। हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा, किसी कानूनी पचड़े में खर्चा हो जाएगा, किसी की बीमारी की वजह से, किसी की जरूरत की वजह से आपके पास से वो पैसा चला जाएगा। तो अगर पैसे बचाना चाह रहे हो तो उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं लगा दो, अपने पास उसको बचा के मत रखो। तो ये था कि सेकंड हाउस के धन स्थान के मालिक अगर आपकी कुंडली के अलग अलग हाउसेस में बैठते हैं तो आपकी लाइफ को किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं। अब एक कॉमन चीज मैं हर एक के लिए कहना चाहूंगा, एक कॉमन रेमेडी मैं हर एक के लिए कहना चाहूंगा, जिन हाउसेस में जो चीजें मैंने बताई हैं वो आप कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है ही, लेकिन रुद्राक्ष वाला उपाय मैंने बीच में भी ये चीज कही थी, एंड में भी इस चीज को दोहराना चाहूंगा। सेकंड हाउस के जो भी आपके मालिक हैं उनका रुद्राक्ष अगर आप विधिवत धारण कर लेते हैं, विधिवत अगर मैं कहूं बहुत सिंपल ही उसका विधि होता है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को आपने उस रुद्राक्ष को पहनना है, एक रात पहले उसे घी में डुबो के रख दीजिए, अगले दिन मॉर्निंग में नहा धो के घी से उसको निकालिए, अपने हाथ में रख के जो उस ग्रह का, उस रुद्राक्ष का मंत्र है उसे 108 बार मंत्र जाप कर लीजिए, या फिर ओम नमः शिवाय इसका 108 बार जाप कर लीजिए। उसके बाद रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। अगर आपने रुद्राक्ष चांदी में मढ़वाया है तो चांदी की चेन में धारण कीजिए, सोने में मढ़वाया है सोने में धारण कीजिए, धागे में धारण करना चाह रहे हैं धागे में धारण कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप सेकंड हाउस के मालिक का रुद्राक्ष धारण करते हैं आपको लाइफ में फाइनेंशियल गेन जरूर दिलवाएगा, ठीक है ना। अब कौन सा रुद्राक्ष होता है, ऑब्वियसली ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैंने नहीं उसको बताया। सावन में मेरा ये प्रॉमिस है कि सावन में मैं रुद्राक्ष के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा, रुद्राक्ष के बारे में अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी उसमें करूंगा। आज का जो एपिसोड है उसे हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।